नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों डेली 9 बजे हम आपको एक नया एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम आपको पहला प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो ऊपर बने आई बटन को प्रेस करके उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। उसके साथ साथ वहां पर हिंदी के मॉडल पेपर भी पड़े हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, आपके चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। जी नहीं दोस्तों, पुरस्कार देना कोई सही मेथड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्या से बच्चे बोरिंग महसूस करते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में कहा गया है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। उनसे जब आप अच्छे से चर्चा करेंगे वो इस चीज को सोचेंगे, उसके बारे में अवधारणा अपनी बताएंगे और उसके बारे में अपना फाइनल रिजल्ट भी देंगे। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ होता है। सक्रिय बद्धता आप जानते हैं जो एक्टिवनेस होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। प्रत्यास्मरण और सुनाना तो सही है, लेकिन याद करना ये एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको याद करने से अच्छा फोकस होता है कि उन्हें वाद विवाद कराया जाए। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। यह भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि नकल करना यहां पर आ गया। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद से बच्चे सक्रिय रहेंगे और वो क्लास में 100% अपनी एक्टिवनेस को दिखाएंगे। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। जी नहीं दोस्तों, नकल करना एक गलत बात है, एक निगेटिव पॉइंट है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों हम आपको बता दें, वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा, और लास्ट में अपने सभी आंसर को मैच करिए कि आपके कौन से आंसर सही हुए हैं। उसके अलावा आप अपना खुद टेस्ट लीजिए कि आपके 30 में से कितने नंबर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए। जी नहीं दोस्तों, डांट से बचने के लिए वो कभी भी कोई कार्य नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। जी नहीं दोस्तों, ये तो कभी छोटा बच्चा करेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का पेपर है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है, अपनी रुचि से। जी हाँ दोस्तों, जब उसका इंटरेस्ट होगा तभी वो सृजनशील होगा और किसी भी गतिविधि में वो भाग लेगा। अर्थात आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। हमें फोर्थ ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। जो भारत है इसमें अधिकतर लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। जैसे आप किसी भी स्थानीय क्षेत्र को छोड़ेंगे और आगे जाएंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ की भाषा कुछ चेंज है। तो जो बहुभाषी होती हैं, शिक्षक को कैसे देखना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या फिर बाधा के रूप में। तो उसे हमेशा देखना चाहिए इसे संसाधन के रूप में, क्योंकि उसे भी विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। उसके साथ साथ वो बच्चों को भी अच्छा पढ़ा पाएगा, इसलिए इसका थर्ड आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। जी नहीं दोस्तों, ये तो कतई नहीं होगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। जी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। गलतियां तो होंगी, अगर बच्चा सीख रहा है तो वो गलतियां जरूर करेगा, और टीचर से भी गलती हो सकती है, नॉर्मल चीज है। उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा कि उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखिए। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आखिरकार क्यों कर रहा है, उसके चिंतन को भी आपको समझना चाहिए। उसके बाद उसके चिंतन में आपको सुधार करके उसे बिल्कुल सही कर देना चाहिए, तभी वो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा और आप एक सफल शिक्षक बन पाएंगे। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही राइट आंसर हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे जीन पियाजे हो, चाहे वाइगोत्स्की जी हो या फिर कोहलबर्ग जी हो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा जरूर जाता है।
इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश 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 के विचार मनोवैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं उनका नाम है जीन पियाजे जी। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है बाल केंद्रित कक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता। देखिए यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया है कि अभिव्यक्ति, उसके साथ साथ इसमें लिखा हुआ है सक्रिय भागीदारिता। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो बच्चों को सक्रिय करना सिखाती है और जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, इस पर महत्व देता है। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक की सहायता कर सकता है क्या? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। जी नहीं दोस्तों, पहला पॉइंट कुछ हद तक सही था कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, लेकिन इसके बाद जो लिखा हुआ है सबसे पहले कार्य पूरा करके बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, इससे जो आपकी शिक्षा है वो जटिल नहीं हो सकती है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कोई भी सहायता न देकर, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है उस पर एक भाषण देकर, तो लेक्चर बच्चों को कतई पसंद नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्य को अगर आप छोटे हिस्सों में बांट देंगे तब बच्चे उसको इंटरेस्टिंग रूप से यानी कि रुचि लेकर करेंगे और वो काम अच्छा भी होगा। इसीलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ये ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने इसे ग्रहण किया था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। ये अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन करने में सरल है। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसके लिए एक समस्यात्मक क्वेश्चन भी है ये। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ये भी नहीं है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो कहा गया है ये चीज समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं, इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चे अभी प्राइमरी लेवल में होते हैं, इसलिए वो वैसा का वैसा ज्ञान नहीं बता पाएंगे, वो जरूर हेजिटेट करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, जब किसी भी बच्चे को आप समूह चर्चा करने को कहेंगे तब उसका सीखने का वक्र कैसा होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत रहता है या फिर समान रहता है? हम आपको बता दें जब बच्चा किसी समूह में बात करेगा तो वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा होगा, तब उसका सीखने का वक्र बहुत बढ़िया जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा कि उसका सीखने का वक्र और भी ज्यादा बेहतर होता जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह बिल्कुल सही बात है, किंतु यह एक डैश 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 नमूने का अनुगमन करती है। किसका? एड़ी चोटी का, अव्यवस्थित का, अप्रत्याशित का या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित का? तो किंतु यह एक किसका करती है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? इन चारों ऑप्शन में से विकास के लिए एक उचित ऑप्शन कौन सा है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जी नहीं दोस्तों, विकास ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर लगातार चलती रहती है, चाहे वो जन्म से हो या जन्म से पहले। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ यूनिक आंसर लग रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, विकास एकल आयामी क्रिया है। तो हम आपको बता दें विकास एकल आयामी नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन उचित नहीं होगा। विकास पृथक होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है वातावरण के प्रभाव के कारण, सेकंड ऑप्शन में कहा गया है जन्मजात विशेषताओं के कारण, थर्ड ऑप्शन में कहा गया है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर चौथे ऑप्शन में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्तियों में जो एक दूसरे से भिन्नता होती हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर और उसके जेनेटिक्स पे बेस होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार निभाता है कैसी भूमिका, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य भूमिका या फिर गौड़। तो जो बच्चे का सामाजिकरण होता है वो परिवार पे ही बेस्ड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 मुख्य भूमिका, क्योंकि परिवार से ही बच्चे हैं और उसके बाद वो समाज में जो भी क्रिया करते हैं वे अपने परिवार से ही सीख के आते हैं, अर्थात 3rd ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा एक मिलान जोड़ा सही है, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही मिलान जोड़ा कौन सा है। सबसे पहला कहा गया है मूर्ख संक्रियात्मक बच्चा या एक साधारण एवं वर्गीकरण वाला बच्चा होता है, यह बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन हम 3 ऑप्शन और देख लेते हैं क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन अधिकतर सही होते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कर देता है और कल्पनात्मक खेल, जी नहीं दोस्तों, औपचारिक वाला बच्चा कल्पना नहीं कर सकता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग, तर्क के बारे में शैशवावस्था में बच्चा को जानता ही नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, इसके सामने लिखा हुआ है निगमनात्मक विचार, तो जो निगमन करने का कार्य होता है ये किशोरावस्था में आता है या फिर बाल्यावस्था में आता है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, कार्यकरण या फिर विपर्य चिंतन। तो बच्ची जब कहती है कि धूप में कपड़े ज्यादा सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, इसका मतलब उसने करके देखा होगा, अर्थात आपका 3rd ऑप्शन सही होगा, कार्य कारण, उसने करके जरूर देखा होगा तभी वो कह रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। अब किससे भिन्न होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है चिंतन दोनों लोग का, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। बजाय किसके, मात्रा के, यानी कि कितनी मात्रा में बच्चा सोचता है या कितनी मात्रा में वयस्क लोग चिंतन करते हैं। मात्रा उनकी एक हो सकती है लेकिन प्रकार उनका अलग अलग होगा, इसलिए आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। पहले ऑप्शन में कहा गया है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। जी हाँ दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कहा गया है अनुबोधन और संकेत देना, उसे आप संकेत दीजिए तथा जब आपको लगे कि स्थिति नाजुक है वहां पर आप प्रश्न पूछ लीजिए, इसी को कहते हैं आधारभूत सहायता। तब बच्चा अच्छे सीखता है और तभी आप एक सफल शिक्षक भी कहलाएंगे, अर्थात 18 नंबर का पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कब। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये याद करने वाली चीज हम आपको बता दें, बच्चे तभी अच्छा सीखते हैं जब वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, क्योंकि तब उन्हें वयस्कों का और समवयस्कों का एक्सपीरियंस मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वो उनसे बातचीत करके उनके अनुभव लेते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तभी वाइगोत्स्की का नियम उन पर फॉलो होता है, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4th ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। अब आइए 4 ऑप्शन देखते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, तो ये एक बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हुई, ये रटंत्र विद्या हो गई। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। जी नहीं दोस्तों, पाठ्य पुस्तक फोकस नहीं होना चाहिए, बच्चों को केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती है और उनसे डिस्कशन करती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तभी ये क्रिया क्या होगी, बाल केंद्रित, क्योंकि बच्चों के पास शिक्षिका बार बार जाती है और प्रत्येक समूह में जाकर कुछ ना कुछ पूछती होगी, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3rd ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि बुद्धि है क्या, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। जी हाँ दोस्तों, आप बिना देखे इसको टिक कर दीजिए कि बुद्धि है क्या, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण,
अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो जो भाषा विकास है उसके लिए प्रारंभिक बचपन काल होता है अति संवेदनशील, क्योंकि बच्चे इसी में अपनी भाषा सीखते हैं और यहीं से उनका भाषा विकास भी होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, एक से शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी आपको क्या दिखाती है? जातीय भेदभाव का परिचायक है। जी हाँ दोस्तों, जाति भेदभाव तो है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। जी नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। अगर ये अच्छा उदाहरण होता तो इसमें लड़की और लड़कियों में कोई अंतर दिखाया ना जाता। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफी समय से चलती आ रही है धारणा कि लड़के लड़कियां अलग अलग होती हैं, इसलिए ये रूढ़िबद्ध धारणा भी हो सकती है। लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। जी नहीं दोस्तों, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, सही आकलन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। बच्चों को लेबल करने यानी कि नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए दबाव को उत्पन्न करना चाहिए। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है, सीखने में सुधार एक अच्छा तरीका है। तो इन चारों ऑप्शन में चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि सीखने में जो सुधार होता है वो एक तरीका है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आइए देखते हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, चाहे जितने अलग योग्यता वाले बच्चे हों उनको साथ में बिठाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। जी नहीं दोस्तों, बच्चे सभी कुछ न कुछ सीख सकते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, समावेशन का मतलब यही होता है कि प्रत्येक बच्चा रेगुलर स्कूल सिस्टम में अपनी शिक्षा को प्राप्त करे। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा और बच्चों का यह अधिकार भी है कि वो शिक्षा को प्राप्त भी करें। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में भी शामिल करें। उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि ये दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो आपने इन चारों ऑप्शन को देखा होगा, आपको राइट आंसर पता लग गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसके चार ऑप्शन भी बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, उनके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें ताकि वे बच्चे भी सबके साथ बोल पाएं और हेजिटेट ना हो और अच्छे से उनकी जो शिक्षा है वो सुगम तरीके से हो सके। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। जी नहीं दोस्तों, अगर उसका मनोभाव बदल रहा है इसका मतलब वो आगे पढ़ भी सकता है। अपमानजनक व्यवहार कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बच्चा आगे पढ़ सकता है। लेकिन निर्योग्यता क्या है? बी को डी पढ़ना, वास को सा पढ़ना, 21 को 12 पढ़ना, यानी कि वो सब कुछ उल्टा पढ़ रहा है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके लिए काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि विशेष प्रावधान करिए, आप उसे रेगुलर स्कूल में ही रख सकते हैं तभी वो अच्छा पढ़ पाएगा, लेकिन बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित स्कूल में नहीं डालना चाहिए, वरना उसे पढ़ने में दिक्कत होगी और वो सभी बच्चों से पिछड़ भी जाएगा। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, संवेगों में छीड़ संबंध रखता है। थर्ड ऑप्शन, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हम इसके आंसर को आपको नहीं बता रहे हैं। आपको जो भी सही लगे 1, 2, 3 या 4 जो भी ऑप्शन आपको लगता है, निश्चिंत होकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और हाँ दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा।
अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो और पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मॉडल पेपर लगातार पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, डेली 9 बजे आपको मॉडल पेपर मिलता रहेगा जब तक सीटेट और यूपीटेट के पेपर हो नहीं जाते। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।